Good evening everyone. My name is Muhammad Akhilakur Rahman Ansari, Assistant Teacher of Banardi High School under Jharkhand Government. I have qualified Jharkhand TET, TGT, PGT and CTET, and I have been teaching in various schools since 4 and 5 years in CBSE schools. Today I am going to teach you one of the most important topic. Yesterday already I have taught you regarding this topic, that is called figure of speech. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और आप जानते हैं कि मैं ई कॉमर्स जोन के तहत पढ़ाता हूं। ये हमारा चैनल है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएंगे। आज हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का। इसको हम लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस या फिगरेटिव लैंग्वेज ही बोलते हैं। अब इसमें ध्यान ये देना है कि मैं कल जो बता रहा था कि बहुत तरह के होते हैं, उसमें एक बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस में बताया था, यानी समानता के आधार पर, लाइकनेस के आधार पर। ये उसमें मैं पहला आपको बताया था सिमिली में बताया था। सिमिली में क्या होता है कि जब हम कोई दो वस्तु को उसका अलग अलग गुण को, यानी अलग अलग गुण होने के बाद भी एक ऐसा गुण होता है जो समान होता है, लाइक, एज और सो से हम कंपेयर करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा माई फ्रेंड इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स, तो इसमें ये हुआ कि फॉक्स का तुलना हम मेरा दोस्त से कर रहे हैं। मेरा दोस्त अलग है, फॉक्स अलग है, तो इसमें दोनों का अलग अलग गुण है, लेकिन एक गुण समान है। फॉक्स भी क्लेवर है और मेरा दोस्त भी क्लेवर है। बट इसमें आपका ये रूपक अलंकार, वैसे तो आप जानते हैं अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच कम से कम इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिटरेचर में 100 है, लेकिन कम से कम 20 मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच में बताऊंगा, जो बहुत ज़रूरी है। आपको मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि 4 to 5 क्वेश्चंस जो है कंपटीशन में इससे हर हाल में पूछे जाते हैं। आप कोई क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ये वीडियो उन लोग के लिए भी अच्छा होगा जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हर हाल में ये क्वेश्चंस आना ही है। और आपको इस तरह से जब कोई भाषण देते हैं तो उसमें भी फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा यूज होता है। किन्हीं का आप स्पीच पढ़ेंगे या लिखेंगे तो हर हाल में अगर आप फिगर ऑफ स्पीच को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका लैंग्वेज जो है बहुत अच्छा होता है, यानी एडॉर्न्ड हो जाता है, गार्निश्ड हो जाता है, सुशोभित हो जाता है, जिससे किसी भी स्पीकर पर या कहीं पर आप बोल रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। चूँकि हम जानते हैं इससे हमारा मार्क्स भी आता है, तो हमको हर हाल में बढ़िया से पढ़ना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हर चीज़ को। और मेरा वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर देखें रिवीजन के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेलकम टू द पॉइंट। मेटाफर इसका मतलब होता है रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार का मतलब रूप देने वाला, रूप दे देता है। जैसे ही इसका डिफिनीशन मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, इट इज़ ए वर्ड। उसका डिफिनीशन आगे बढ़ाते हुए दूसरा डिफिनीशन है, इट इज़ ए वर्ड फॉर समथिंग टू विच इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल इन ऑर्डर टू सजेस्ट ए रिजेम्बलेंस। ठीक है, यानी उसका बता सकते हैं कि ये किसी के साथ जो है वो लिटररी एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन वो समान होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, लाइक, सो, एज का इस फिगर ऑफ स्पीच में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिली में करेंगे लेकिन मेटाफर में। तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि सिमिली का ऑपोजिट क्या है तो आप बोलिएगा मेटाफर। क्यों? क्योंकि उसमें लाइक, सो, एज का यूज करते हैं और इसमें हम नहीं करते हैं। अब सवाल ये है कि इसको हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, पर्सन्स विदाउट यूजिंग लाइक, सो, एज एंड इनडायरेक्ट कंपेरिजन। हम इसमें इनडायरेक्ट कंपेयर करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत आसान आप समझ जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे द कैमल इज अ शिप इन द डेजर्ट। अब ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में कि अब यहाँ पर उस तरह का तो सेंटेंस है, उसके बाद ही मैंने लिखा है लाइफ इज वन बिग रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर जानते होंगे, जो झुलवा इस तरह से झूलते हैं। तो जीवन क्या है? इस तरह का रोलर कोस्टर का तरफ कहीं
है, लेकिन हम उसमें देखते हैं कि दूसरा उदाहरण क्लाइम अप द सक्सेस लैडर। आप जानते होंगे सीढ़ी क्या होता है, जो हम घर में बिल्डिंग बनाते हैं या घर में वाइट वॉश करते हैं तो सीढ़ी चढ़ते हैं। तो आप बताइए कि क्लाइम अप द सक्सेस सीढ़ी मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि तुम जीवन की सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ो, लेकिन क्या आपको कहीं भी जीवन के सफल होने के लिए सीढ़ी मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा है ही इज ए रॉक एंड कैन नॉट मूव, वह एक चट्टान है, वो कभी ना हिल सकता है ना डूल सकता है, कभी मूव नहीं करेगा। आप बताइए माय डियर लर्नर्स, क्या कोई चट्टान कभी हिलेगा डूलेगा? नहीं। तो उसी तरह के ये जो एक पर्सन है ही, यानी हो सकता है मेरा दोस्त हो, आपका दोस्त हो, या आपके कोई जान परिचित एक्वेंटेड पर्सन हो। सो ही एंड हेयर इज दैट इज मूव एंड रॉक, दीज आर थ्री थिंग्स दैट मीन्स मूव कौन करता है? तो आप जानते होंगे कोई भी पर्सन मूव करता है, लेकिन यहाँ पर ही के बारे में बताया गया है, यह वो ऐसा है जो बिल्कुल चट्टान की तरह ना वॉक करेगा, ना हिलेगा, ना डूले, ना ब्रीदिंग लेगा। तो ये आपका हुआ। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ही इज एन एस, वह गधा है। इसका मतलब हुआ हम कभी भी बातचीत करते हुए बोलते हैं ए तुम मूर्ख हो, तुम गधा हो, तुम ये हो वो हो, तरह तरह का जो है बोलते रहते हैं। इसका मतलब हम रूपक अलंकार यूज करते हैं। ही लुक्ड रोजी, रोजी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये हुआ कि तमाम प्रकार के उदाहरण से हम पता ये करते हैं कि रूपक अलंकार यानी मेटाफर बहुत इंपॉर्टेंट ये है और ये सिमिली का ऑपोजिट है। इस तरह से हमने प्रयास किया कि आपको ये बताने का। अब मैं जब बता रहा था तो नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस में एक नेक्स्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है एलर्गरी। एलर्गरी का मतलब होता है, अभी मैं उसको तुरंत बता रहा हूँ, एलर्गरी का मतलब होता है पैराबल, फेबल, इस तरह से आप देखते होंगे। आप नेक्स्ट में नेक्स्ट आपका है ALLEGO एलर्गरी, और इसको हम PARA पारा बेल या FABLE फेबल भी बोलते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये नैतिक शिक्षा देने वाली नैतिक शिक्षा देने वाली होती है। मतलब ये हुआ कि एलर्गरी या पैराबल या फेबल आपने विष्णु शर्मा का लिखी हुई बहुत ही अच्छा पंचतंत्र पढ़ा होगा, जैसे बूढ़ा की कहानी है, या बहुत सारे कबूतर, गधा, घोड़ा, हाथी, बाघ, भालू, बहुत सारे कहानियाँ होता है। तो आप उसमें देखेंगे तो ये आपका होता है। तो इससे क्या होता है, कैरेक्टर्स क्वालिटी या डिसक्वालिटी को दर्शाते हैं। इसमें कोई भी ऐसी कृत्रिम कहानियाँ जिनसे कोई नैतिक शिक्षा मिले कैरेक्टर्स क्वालिटी को बताती है और फेबल कहलाती है। जैसे जॉन बुनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, एलर्गरी है, जिसमें आपको ये दिखाता है जयशंकर प्रसाद की कामिनी, जयशंकर प्रसाद का कामिनी, देखिए कामिनी, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। आपको जयशंकर प्रसाद का ये जो है कामिनी लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है पंचतंत्र, अब जानते होंगे विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। विष्णु जो है पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र, जिसमें जितने भी एनिमल्स का कहानी है उसको हम पूरा इसमें देखते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बोल रहा हूँ, आप स्कूल में ही पढ़ते होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। एक माने खरगोश था और उसका एक दोस्त टॉर्टोइज था या टर्टल था या और दूसरे जानवर है, इस तरह का बहुत उदाहरण। तो हम उससे क्या सीख मिलता है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मेहनत करने पर अच्छा होता है, हमें दोस्ती निभाना चाहिए, इस तरह का बहुत सारे कहानियाँ हैं। तो ये एलर्गरी या पैराबल या फेबल जो हम ऐसा उदाहरण मान के चलते हैं जो नैतिक शिक्षा देता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच में। ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कहानियाँ जो है हम देखते हैं। आप मान लीजिए एक मैं आपको बता रहा हूँ, GULLI बियर गलीवर TRAVEL ट्रेवल्स। आप जानते होंगे गलीवर ट्रेवल्स जो एक
जोनाथन, JONATHN, जोनाथन, SWIFT, स्विफ्ट, जो इंग्लैंड के थे, बहुत बड़े सटायरिस्ट थे, SATIRIST, सटायरिस्ट थे। ये बहुत बड़े व्यंग लिखते थे। ये गुलिवर ट्रेवल्स भी एक आपका क्या है, एलोगरी, पैराबल या फेबल में आता है। क्यों? क्योंकि जब वो कहानी आप पढ़िएगा तो लिलीपुट के लोग 5 इंच के होते हैं। वो बहुत सारा उदाहरण है, जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो उनको बहुत अच्छा स्वागत होता है, फिर वहाँ महल के राजा रानी को बचाते हैं, गुलिवर बचाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं, इससे भी आपको एक जोनाथन स्विफ्ट ने प्रयास किया है एक नैतिक शिक्षा देने का, माने मोरल एजुकेशन देने का। मतलब ये हुआ कि व्हेन यू रीड एलोगरी, पैराबल, फेबल, यू विल गेट मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सभी के लिए। सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड एलोगरी। ये आपका एक छूट गया, RESEMB, रिजेम्बलेंस। ओके, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपका आप देख सकते हैं कि जो आपका ये आपका आधार है, और नेक्स्ट में क्या है आपका आपका फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आपका है वो है पर्सोनिफिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आपका पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें क्या होता है पर्सोनिफिकेशन। ये जो आपका नेक्स्ट आपका है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, PERSONIFICATION। इसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज को जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसको हम लिविंग थिंग्स बना देते हैं और उसको हम मानव का रूप देते हैं। मानव मीन्स क्या, ह्यूमन बीइंग। और करंट मीन्स, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिफिकेशन बनता है, वाटर से वाटरिफिकेशन बनता है। तो इसी तरह से हम इसमें पर्सन से पर्सोनिफिकेशन बना दिए, माने मानवीकरण अलंकार। तो इसमें क्या होता है, इसका आप डिफिनीशन प्लीज लिख लेंगे। आप इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, इट कंसिस्ट, आप इसका डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन मैं लिख दे रहा हूं, इट कंसिस्ट इंटरेक्टिंग, इट कंसिस्ट आपका हो गया इन ट्रीटिंग अब्स्ट्रैक्ट, INTRE, इन ट्रीटिंग आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट and inanimate things as if they were living persons. इसका मतलब ये हुआ कि, और इसको याद रखिएगा, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। नोट में आप लिख लेंगे, नोट करके, ऑलवेज कैपिटल लेटर, हर हाल में इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस कंसिस्ट इन ट्रीटिंग अब्स्ट्रैक्ट एंड एनिमेट थिंग्स एज इफ दे वर लिविंग थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स बना सकते हैं। जैसे आपके रूम में फैन है तो बोल सकते हैं फैन इज टॉकिंग टू रहमान सर, या फैन इज टॉकिंग टू नेहा मैडम, या जो भी है, इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे आप डैफोडिल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि ब्रिज इज बोल सकते हैं, सिंगिंग बोल सकते हैं, या ब्रिज इज, मतलब उसमें ये बताया गया है कि हवा बात कर रही है, पत्ते बात कर रहे हैं, फिर डैफोडिल्स आर डांसिंग, डैफोडिल डांस कर रहे हैं। तो डांस तो कोई डैफोडिल्स कर नहीं सकते हैं, कोई छोटे छोटे जो आपके फूल होते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये आपका CAPITAL कैपिटल लेटर यूज होता है। इसमें आपको ध्यान देना है कोई भी चीज़, जैसे ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, ठीक है। इसमें एक बहुत उदाहरण है, छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जैसे लव इज ब्लाइंड,
जैसे मैं बोल रहा हूँ लव इज ब्लाइंड। अब बताइए लव कभी ब्लाइंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। ब्लाइंड तो कोई पर्सन हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर लव को ही ब्लाइंड बोला गया ना, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के रूप में लिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। अब नेक्स्ट उदाहरण है, ट्रूथ हैज ए जेंटल ब्रीस्ट स्वीट मोरा। अब नेक्स्ट आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। एक मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, ओ SOLITUD, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, CHARMS चार्म्स। तो ये आपका हुआ कि ओ सॉलिट्यूड, मतलब ओ यहाँ पर कैपिटल लेटर, एल भी एक कैपिटल लेटर है, तो ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, जिंदगी में चार्म्स कहाँ है, एंजॉय कहाँ है, ये है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे आप मान लीजिए और एक नेक्स्ट उदाहरण दे सकते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ। और नेक्स्ट उदाहरण है आपका BREEZE, ब्रीज इज डांसिंग। अब बताइए क्या कभी ब्रिज डांस कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ब्रिज इज डांसिंग का मतलब क्या, हवाएं जो समीर होते हैं वो डांस कर रहे हैं। तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन में हम देख सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण अलंकार। इस कंसिस्ट या डिफिनेशन आप इसको स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं। एंड इन एनिमेट थिंग्स, मतलब जिसमें जान नहीं होता है, जिसे नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें हम जान दे देते हैं, यानी वो मतलब एक प्रकार से उसमें हम लिविंग बना देते हैं। तो इसको डिफिनीशन ऐसे भी कर सकते हैं, डिफिनीशन व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर यूज्ड एज लिविंग थिंग्स, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह यूज करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। नोट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है। एज इफ का मतलब होता है मानो देवर यू लिविंग थिंग, ऐसा लगता है जिसे वे क्या है, लिविंग थिंग्स है। जैसे लव इज ब्लाइंड, इस तरह बहुत उदाहरण है जो आप देख सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, ब्रिज इज डांसिंग, एंड लिप्स आर दैट मीन्स रसलिंग। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है जो आपका पर्सोनिफिकेशन में आता है। तो इसमें अब नेक्स्ट आपका जो उदाहरण है आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन, अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में देखेंगे कि ये क्या है नहीं है, ये भी आपका बहुत ज़रूरी है। बट आज का मैं क्लास जो है अंत करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि हर हाल में आप मेरा जो है, आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे के देखता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे, जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उसके नीचे मेरा जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट करके लिखेंगे कि कोई भी और आपको प्रॉब्लम होता है, कोई एग्जांपल लेते हैं प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपको हर हाल में जवाब दूंगा। दूसरी बात है कि फिगर ऑफ स्पीच को ज़्यादातर जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, एडुकेटर्स होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उतना ध्यान से नहीं पढ़ाते हैं। कारण क्या होता है कि फिगर ऑफ स्पीच बड़े बड़े लोग को बहुत टफ लगता है। बट आई एम गोइंग टू मेक यू इट ईजियर, मैं आपको लिए बहुत ईजी कर रहा हूँ। अंत में मैं एक बस कोटेशन बोलता हूँ कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आप लगातार मेहनत कीजिए। 365 गुना जो भी आप 6 घंटा 8 घंटा करते हैं, आप लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आपको कन्फर्म मिलेगी। लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। और लगातार मेहनत मतलब आपके पास इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा का मतलब ये उस काम में आपको एंजॉय आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये ई-कॉमर्स जोन का ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगेगा, और फिगर ऑफ स्पीच का जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ वो मैं नेक्स्ट डे क्लास में भी पढ़ाऊँगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए बाय, हैव ए ग्रेट डे। और इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।